वेलकम वंस अगेन, यू आर वाचिंग योर चैनल फैंटेसी क्रिकेट कैप्टन। इस वीडियो में बात करूंगा पंजाब और बैंगलोर के शाम वाले दूसरे गेम के बारे में। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो पहला मैच जस्ट स्टार्ट हो रहा है। ओके, और थोड़ी देर पहले, तकरीबन 1-1.5 घंटे पहले, एक बुरी खबर आई कि इंडिया फाइनल साउथ अफ्रीका के साथ जो मस्ट विन मैच था वो नहीं जीत पाए वुमेन्स वर्ल्ड कप में। एक नो बॉल आई वहाँ पे दीप्ति शर्मा की। खैर, उस पर भी डिबेट नहीं करेंगे, बट थोड़ा सा बुरा। खैर, आईपीएल पे आते हैं, मूव ऑन करना है, करेंगे। इस वीडियो में बात हो रही है पंजाब वर्सेस बैंगलोर की। तो आपके सामने सीधा उठा के रख देता हूँ मैं 11। शाम का गेम है। देखो, पिछले वीडियो में मैंने कहा था आपको ड्यूकी के बारे में काफ़ी बात की थी। जो दिन का मैच है, जो जस्ट जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो चल रहा है, लेकिन वो दोपहर का मैच है तो उसमें इतना फैक्टर नहीं रहेगा। उस वीडियो में मैंने ड्यू के बारे में बहुत बात की थी। जो भी बात की थी वो यहाँ पे लागू होती है, तो ड्यू के ऊपर हम डिस्कस नहीं कर रहे। सीधा आ रहा हूँ मैं स्क्वाड के ऊपर, अवेलेबिलिटी के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पंजाब टीम के लिए दो इंपॉर्टेंट प्लेयर जो इनके मस्ट प्लेइंग वाले प्लेयर हैं, कगिसो रबाडा, जॉनी बेस्टो, दोनों अवेलेबल नहीं है। ओके, बेस्टो का सीन बता दूं। बेस्टो आपको इंग्लैंड की इंटरनेशनल टीम के साथ अवेलेबल है, बाकी रबाडा का तो आप लोगों को पता ही था। मयंक अग्रवाल के ऊपर कप्तानी इस मैच में आई है। ओके, ओपनिंग ऑर्डर से बात करूँ तो शिखर धवन, मयंक अग्रवाल, ये फिक्स है, ये दोनों ओपनिंग करेंगे। इस वक्त मिडिल ऑर्डर में जो जॉनी बेस्टो की पोजीशन है वो गई है भानुका राजपक्षा के पास। जब जॉनी बेस्टो आ जाएंगे तो जॉनी बेस्टो 3 नंबर पे दिखते हुए मिल जाएंगे, फिर लियाम लिविंगस्टन 4 पे आएंगे। यहाँ पे अभी भी हो सकता है कि भानुका राजपक्षा जो कि श्रीलंका का प्लेयर है वो 3 पे खेले और 4 पे लियाम लिविंगस्टन खेले। उसके बाद शाहरुख खान 5 नंबर पे, इसका लगभग कन्फर्म है। प्रभसिमरन सिंह विकेट कीपर नहीं है इनके पास। जॉनी बेस्टो आ जाएंगे तो विकेट कीपिंग कर लेंगे, लेकिन तब तक प्रभसिमरन सिंह को इनको विकेट कीपिंग करनी पड़ेगी। ओडेन स्मिथ वेस्ट इंडीज का प्लेयर है, सीपीएल इसका सीजन बहुत अच्छा गया था। वेस्ट इंडीज के सीपीएल में देख, मैं आपको बता दूं, 2 खिलाड़ी हैं, रोमारियो शेफर्ड और ओडिन स्मिथ। ये दोनों के दोनों एक तरह से वैसे ही ऑप्शन आपको जैसे होल्डर है, जेसन होल्डर है, या फिर कार्लोस ब्रैथवेट हो गया, ऐसे ऑप्शन है एक उस तरीके। फ्यूचर में आप देखेंगे जो काम ये करते थे, होल्डर और ब्रैथवेट करते थे, क्योंकि ये अपने लगभग करियर के एंड सीजन में आगे 1-2-3 साल और खेलेंगे बस। उसके बाद के अब जो यंगस्टर हैं उनमें से ओडिन स्मिथ और रोमारियो शेफर्ड होंगे। रोमारियो शेफर्ड ऑब्वियस सी बात है इस टीम में तो नहीं है। तो ये एक फ्यूचर है और फ्यूचर पे इन्वेस्ट करना सही होता है हमेशा से। उसके बाद हरप्रीत बरार, आपको पता है, लेफ्ट हैंड स्पिनर, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। अर्शदीप सिंह आपकी मीडियम पेस बॉलर, लेफ्ट आर्म। राहुल चहर स्पिनर, बहुत अच्छा जो है बाय होगा पंजाब किंग्स के लिए, स्पिनर लेकर आए। और नेथन एलिस मीडियम पेस से। यहाँ पे अब देखिए, एक ऑप्शन इनके पास ऑलराउंडर में और ऑप्शन अवेलेबल है, बैनी होबल, जिनके बारे में जो लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं। बैनी होबल आपका विटालिटी टी20 ब्लास्ट, जो इंग्लैंड की आईपीएल, जैसे हमारे आईपीएल होता है उनके यहाँ इंग्लैंड में होता है विटालिटी टी20 ब्लास्ट, वहाँ खेलता है और इसी ऑर्डर पे नंबर 7 के आसपास या फिर नंबर 6 पे बैटिंग करता है। ऑलराउंडर है। अगर ये खेलता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर होगा। हालांकि इंडियन पिचेस पे कैसे वो खेलेगा वो देखने वाली बात रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। ओके, अब यहाँ से बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन, जो हमारे लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट होता है। डेथ ओवर का बॉलर कौन है, मिडिल ओवर का कौन है। देखो यहाँ पे ना, इसमें अभी मैं ज़्यादा नहीं घुसूंगा। हरप्रीत बरार और राहुल चहर तो आपके स्पिनर है, तो डेथ ओवर में तो ये नहीं जाएंगे, ठीक है। बाकी जो 3 फास्ट बॉलर होंगे उसमें से एक अर्शदीप, जो भी खेलेगा यहाँ पे, अभी फास्ट बॉलर्स का फिक्स नहीं है कौन खेलेगा, जो भी खेलेगा। हर्षदीप सिंह तो खेलेगा एक। हर्षदीप सिंह डेथ ओवर के 1 से 2 ओवर पक्का कराएगा, लेकिन इसके सिवा जो भी फास्ट बॉलर प्लेइंग इलेवन में है वो आपका डेथ ओवर का बॉलर हो जाएगा। ओके, इसके बाद लियाम लिविंगस्टन के बारे में एक बात और डिस्कस कर लूँ कि देखो, लियाम लिविंगस्टन वैसे तो ऑलराउंडर है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी रेयर चांस होगा कि आप लियाम लिविंगस्टन को बॉलिंग करते हुए भी देखें, क्योंकि आपको पता ही है सामने बैंगलोर की टीम है। बैंगलोर की टीम से विराट कोहली थोड़ा स्पिन पे फंसता है, लेकिन राइट आर्म बैट्समैन है, तो ऑफ स्पिनर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। स्पेशलिस्ट ऑफ स्पिनर होता तो ज़रूर मैं देखता। उसके बाद फैफ डू प्लेसिस भी स्पिन को अच्छा खेलता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं मेरे ख्याल में। यहाँ पर लेफ्ट आर्म स्पिनर हरप्रीत बरार ही वहाँ पर अटैकिंग पे ज़्यादा रहेगा और राहुल चहर ही बेटर रहेगा। इसलिए लियाम लिविंगस्टन के बॉलिंग कराने के चांसेस मुझे काफ़ी कम दिखते हैं। हो सकता है कराएं, बट काफ़ी कम दिखते हैं। एक छठवां ऑप्शन के तौर पर रखा है टीम ने इनको बॉलिंग के तौर पर। ओके, पावर प्ले कहाँ से स्टार्ट होगा? देखिए, पावर प्ले या तो स्पिनर से स्टार्ट होगा एक, या फिर नेथन एलिस के साथ सेकंड पे मीडियम पेसर के तौर पे स्टार्ट होगा। अच्छा, आरसीबी की तरफ से बात कर लेता हूँ। आरसीबी की तरफ से यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल और हेजलवुड नहीं है अवेलेबल पहले मैच में। फैफ डू प्लेसिस आपका ओपन करता हुआ दिख जाएगा अनुज रावत के साथ। विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं अनुज रावत। लेफ्टी बैट्समैन है, बहुत यंग है अभी, कुछ बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस करना भी ठीक नहीं है। आईपीएल में आपको पता है कि कोई ना कोई नया खिलाड़ी हर टीम के लिए खेलता ही है। उसके बाद एक ऑप्शन ओपन और इनके पास महिपाल लोमरोर। अगर ये विराट कोहली को ओपनिंग कराते हैं फैफ डू प्लेसिस के साथ, फैफ डू प्लेसिस कैप्टन है, तो विराट कोहली भी जब ओपनिंग करेगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है कि महिपाल लोमरोर को फिर 3 नंबर पे खिला सकते हैं। ये एक टीम के पास ऑप्शन रहेगा। बाकी अनुज रावत और महिपाल लोमरोर आपको इस मैच में दोनों खेलते हुए दिख जाएंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल अवेलेबल नहीं है अभी, 1-2 मैचेस और नहीं अवेलेबल होंगे। अब यहाँ पे नीचे एक चीज़ आती है। देखिए, इनके पास एक ऑप्शन और है। पहले तो प्लेइंग इलेवन इनको फिक्स करनी पड़ेगी, खिलाएंगे किसको। इनके पास एक ऑप्शन और आता है कि ये चाहे तो फिन एलन को खिला सकते हैं अपनी टीम में, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर ये फिन एलन को खिलाते हैं तो यहाँ ओपनिंग में खिला सकते हैं अनुज रावत की जगह, या फिर महिपाल लोमरोर की जगह, जिसकी को भी किसी को बाहर करके यहाँ पे खिला सकते हैं।
लेकिन उस केस में आपको ओवरसीज एक बाहर करना पड़ेगा और ओवरसीज बाहर करना पड़ेगा, फिर आपको डेविड विली को, और डेविड विली की जगह फिर आपको सिद्धार्थ कौल को यहाँ पे टीम में लेकर आना पड़ेगा। बहुत इफी है। डेविड विली की जगह सिद्धार्थ कौल और फिन एलन की जगह अनुज रावत, ये आपको चेंजेस कर सकते हैं। ऐसे में जो है वो बैटिंग थोड़ी स्ट्रांग होती है आरसीबी की, बट बॉलिंग में फिर आपको सिद्धार्थ कौल के साथ काम चलाना पड़ेगा डेविड विली की जगह। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि टीम किस तरीके से इसको एडजस्ट करती है। इंपॉर्टेंट क्या है, देखो हर्षल पटेल के पक्के हैं, 2 ओवर करेगा ही करेगा डेथ ओवर में, इसका 100% श्योर है, इसमें कोई भी डाउटेड वाली बात नहीं है। सेकंड डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कौन होगा, देखिए विली का पावर प्ले में बॉलिंग करना 100% है कि ये स्टार्टिंग के 4 ओवर में से अपने 1 या 2 ओवर एटलीस्ट करेगा, या हो सकता है तीसरा भी वहीं कर दे, ये ऐसा ही है 6 पावर प्ले के 6 में से 3 ओवर निकाल देते हैं इसके, एक आधा ओवर कभी भी करा देता है जो बचा होता है। और सेम सिराज के साथ है, या तो स्टार्टिंग में 2 ओवर करेगा और फिर बचा हुआ डेथ ओवर में हर्षल पटेल की साथ देगा। बाकी मिडिल ओवर्स में आपको पता ही है, हसरंगा पावर प्ले खत्म होते ही हसरंगा से शाहबाज अहमद, इनसे तो कभी भी करवा सकते हैं, या फिर कॉल आते हैं तो कॉल को मिडिल ओवर में कंसिडर किया जाता है। इनके पास एक अच्छा ऑप्शन करण शर्मा भी अवेलेबल है, बट मुझे नहीं लगता हसरंगा के होते हुए करण शर्मा को ये अपनी टीम में चांस देना चाहेंगे। करण शर्मा को बहुत महंगा प्राइस 10.25 करोड़ के आसपास खरीदा गया था। खैर, अब इंपॉर्टेंट पिक्स क्या होंगे, देखो इस मैच में मैं कहूँगा बैंगलोर की तरफ से एक चीज़ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पिक्स जैसा कुछ नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा पूरी तरीके से आपके बैलेंस के ऊपर और टॉस के ऊपर। ये मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, जो दिन का मैच है उसके में, कि आपका बैलेंस क्या है, टीम क्या है और कौन सी टीम पहले खेल रही है, ड्यू का फैक्टर यहाँ आएगा। पिछले मैच में रहे ना रहे, पर इस मैच में ज़रूर आएगा। और यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कौन सी टीम चेज करती है, वो डिपेंड रहेगा, ठीक है। दूसरी बात ये है, आपको बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा, अभी मैं कह दूं कि ये वाला प्लेयर अच्छा रहेगा, वो वाला प्लेयर, वो बिल्कुल गलत बात होगी। जब तक मेरे पास प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर नहीं है, तब तक मैं कोई नहीं कह सकता कि कौन सा बैट्समैन बेस्ट है। हाँ, हम जानते हैं विराट बेस्ट है, फैफ डू प्लेसिस बेस्ट है, वो सब हम जानते हैं, लेकिन बैटिंग ऑर्डर बहुत डिपेंड करता है। सपोज शर्फिन रुदरफोर्ड 4 नंबर पर खेलता है, अभी फिक्स नहीं है, 5 पे भी खेल सकता है, 6 पे भी खेल सकता है। अगर 4 पे खेलता है तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाएगा, फिर आपको अपना बैलेंस जो है वो चेंज करना पड़ेगा। अभी से मैं लेके रख लूँ वो मैं नहीं कंसिडर करना चाहूँगा। अभी के लिए जो मैं ड्रीम 11 की टीम आपके सामने रखने वाला हूँ, वो इस हिसाब से कंसिडर की है, जो मैं आपके सामने ये प्लेइंग 11 लेकर आ रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं कंसिडर करके एक टीम आपके सामने लेकर आया हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी फाइनल नहीं है। मैं क्लियर कर दूँ, विकेट कीपर मैं डीके के पास जा रहा हूँ, 5 नंबर के आसपास बैटिंग करता हूँ, मिल जाएगा, लेकिन मैं इसे सिर्फ एज अ बैट्समैन नहीं देख रहा हूँ, मैं इसे विकेट कीपिंग के पॉइंट के लिए भी देख रहा हूँ, क्योंकि 2 कैचेस भी पकड़ता है तो फिर वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर मुझे सिर्फ बैट्समैन चाहिए होता, अगर मैं सिर्फ बैट्समैन की बात करूं, तो मैं डीके को ना लेकर के, ऑल्दो डीके बहुत अच्छा है, लेकिन रदरफोर्ड को लेता, और रदरफोर्ड भी बाउंड्री लाइन के आसपास आपको फील्डिंग करता हुआ दिखेगा, मिड विकेट के आसपास फील्डिंग करता तो कैचेस भी पकड़ सकता। लेकिन फैफ डू प्लेसिस, एक चीज़ बताऊँ, फैफ डू प्लेसिस और विराट कोहली ये दोनों खुद बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करते हैं, तो यही एक कारण है कि मुझे शर्फिन रदरफोर्ड का जो है वो फिक्स नहीं हो पा रहा है कि इसको फील्डिंग कहाँ पे करेंगे, क्योंकि जब ग्राउंड सर्कल होता है, सर्कल ग्राउंड में आपके मिड विकेट के रीजन में आपको रदरफोर्ड देखने के लिए फील्डिंग करते हुए मिल जाएगा। और सेम महिपाल उब्रोर भी जो है बाउंड्री लाइन के आसपास फील्डिंग करता है। सेम आपका हसरंगा की यही सीन है कि वो भी बाउंड्री लाइन के आसपास फील्डिंग कराते हैं। तो ये देखने वाली बात रहेगी, जो मैं फील्डिंग के पॉइंट भी कंसिडर कर रहा हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रैंड लीग में 5 पॉइंट 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मुझे डाउट है कि फैफ डू प्लेसिस कहाँ फील्डिंग करेगा, विराट कहाँ करेगा, शर्फिन, क्योंकि सब बाउंड्री लाइन के फील्डर हैं, तो ये इस पर ज़्यादा फोकस ना करें। लेकिन कोहली और फैफ का फिक्स है कि वो बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करते हैं। ओके, आता हूँ वापस बैटिंग सेक्शन से। विराट को मैंने रखा है, शिखर धवन को रखा है। शिखर धवन और मयंक अग्रवाल, इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो आज के इस पहले मैच के लिए मैं शिखर धवन को अपनी टीम में पिक करना चाहूँगा। जो है सिराज का बॉल थोड़ा जो है वो इन स्विंग करवाते हैं, तो मुझे लगता है मयंक अग्रवाल तो उसमें थोड़ा फंस सकता है। अगर एक ऑप्शन था मेरे पास ओपनिंग में उठाने के लिए, तो मैं शिखर धवन को उठा रहा हूँ, हालांकि कैप्टन मयंक अग्रवाल है। उसके बाद फैफ डू प्लेसिस को मैंने अपनी टीम में रखा हुआ है, और मैं ये कंसिडर करते हुए ये टीम बना रहा हूँ कि फैफ और विराट दोनों ओपन नहीं करेंगे, कोई एक ओपनिंग पर जाएगा। शाहरुख खान को मैंने नंबर 5 पे बैटिंग करने आएगा पंजाब किंग्स की टीम से, इसको मैंने अपनी टीम में पिक किया है। ये मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा। देखिए अभी तक के पिछले 2 सीजन में शाहरुख खान ने कभी नंबर 6, कभी कभी नंबर 7 पे भी खेला है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, और ये नंबर 6 पे नहीं खेलेगा, नंबर 5 या कभी कभी आपको नंबर 4 पे भी देखने के लिए मिल सकता है। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट से लियाम लिविंगस्टन मेरे लिए बहुत जरूरी है। हसरंगा को ड्रॉप करने का मेरे पास कोई चांस ही नहीं बनता। बॉलिंग यूनिट से देखिए मैक्सवेल तो नहीं है यहाँ पे, छोड़ दीजिए। बॉलिंग यूनिट से हेजलवुड अभी अवेलेबल नहीं है। हर्षल पटेल को 100% अपनी टीम में रखना है। सिराज को मैंने रखा है यहाँ पे, विली और सिराज में से मुझे किसी एक को चुनना था, लेकिन मैंने सिराज को आगे इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ समझा देता हूँ आपको। बैटिंग ऑर्डर मैं बार बार इसीलिए जिक्र कर रहा हूँ, बैटिंग ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर विनिंदु हसरंगा, अभी मैंने नंबर 7 पे रखा है, अगर ये 7 पे खेलता है तो फिर मेरा डेविड विली एज ऑलराउंडर मेरे काम नहीं आएगा, क्योंकि बहुत नीचे हो गया बैटिंग में। अगर विनिंदु हसरंगा नंबर 6 पे खेलता है, यहाँ पे खिला देते हैं, और विली को नंबर 7 पे खिलाते हैं, यहाँ पे नंबर 7 पे विली को खिलाते हैं, तो विली की बैटिंग के पॉइंट भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उस केस में, सिर्फ उस केस में मैं सिराज की जगह डेविड विली को ले लूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए काफ़ी एक जैसे ऑप्शन है।
थोड़े-थोड़े एक जगह इकोनॉमी रेट भी लगभग एक जैसा ही रहेगा। विकेट की टैली में अगर सीज़न एंड की बात करूँ तो भी एक जैसी रहने वाली है। उस केस में सिर्फ अगर डेविड विली 7 नंबर पे आता है तो मैं विली को कंसीडर करूँगा सिराज से पहले। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छोटी-छोटी चीज़ होती है ना बैटिंग ऑर्डर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अर्शदीप सिंह कटर बहुत अच्छी डालता है भाई, पिछले सीज़न में हमने देख ही लिया था, इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेगा मेरे लिए। और लास्ट मैंने फिलहाल यहाँ पे नेथन एलिस को रखा है, ये देखते हैं बाद में कौन सा चेंज करना पड़े इंपॉर्टेंट बॉलर। प्रीव्यू पे जाता हूँ, देखो कैप्टन वाइस कैप्टन अपने चुनना पहली बात, लेकिन मुझे लगता है मैंने काफ़ी सही चुने हैं अभी के लिए। अब एक चीज़ और ध्यान रहे, अगर आप यहाँ पे टॉप ऑर्डर के साथ जाते हैं विराट कोहली, देखिए जब भी आप 3 नंबर का बैट्समैन अगर आप कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाते हैं ना, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी 3 नंबर का कोई खिलाड़ी आपने कैप्टन या वाइस कैप्टन बना दिया, तो याद रखना उसके नीचे कोई और बैट्समैन ऐसा होना चाहिए जो बैटिंग करने आए। मैं यहाँ पे सोच रहा था मेरा 2 ही बैट्समैन में काम हो जाए, फैफ डु प्लेसिस और विराट कोहली में काम हो जाए और तीसरा हसरंगा, लेकिन हसरंगा नंबर 7 पे रखा है। अगर कई लोग क्या करेंगे, एक गलती करेंगे कि डीके या फिर रदरफोर्ड में से एक को भी नहीं लेंगे और भले ही कैप्टन बना दिया विराट कोहली को, और उसके बाद सीधा वो हसरंगा को ले लेंगे नंबर 7 पे। आप ये बात ध्यान रखिए, 3 नंबर के बाद 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, जब विराट कोहली बैटिंग कर रहा होगा उसके साथ सपोर्ट में दूसरे एंड पे कोई ना कोई बैट्समैन तो होना चाहिए। अब कईयों का ये ऑप्शन होगा कि देखिए आपने दूसरा बैट्समैन लिया तो है फैफ डु प्लेसिस, अगर आपने फैफ डु प्लेसिस को विराट कोहली के अगेंस्ट जो सामने बैटिंग कर रहा है उस पर कंसिडर कर लिया, इसका मतलब आप ये लेके चल रहे हैं विराट फैफ डु प्लेसिस पहले आएगा बैटिंग करने, तो जब तक कोहली की बैटिंग आई होगी तब तक 10-12 रन बना चुका होगा ऑलरेडी। और दूसरी बात, जब दोनों साथ खेल रहे हैं तो ऑलरेडी सेट बैट्समैन के रन ज़्यादा होते हैं, तो फैफ डु प्लेसिस के रन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उस केस में अगर आप 2 ही बैट्समैन ले रहे हैं तो फैफ डु प्लेसिस को कैप्टन कंसिडर करिए। अगर आप 3 बैट्समैन ले रहे हैं, यानी कि बैंगलोर का एक और ले रहे हैं नीचे का जो सपोर्ट करेगा, जब जब फैफ डु प्लेसिस आउट हो चुका होगा, तो उस केस में आपको यहाँ पे डीके या फिर रदरफोर्ड में से किसी एक को रखना पड़ेगा। थोड़ा टिपिकल है बट समझना पड़ता है कि कैप्टन क्या बना है, उसी के हिसाब से आपको जाना पड़ता है, 100% फिक्स करके जाना पड़ता है। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे हर्षल पटेल को डेथ ओवर स्पेशलिस्ट इसको क्या वाइस कैप्टन बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड आपको यहाँ पे ज़रूर एक चीज़ लग रही होगी कि पंजाब की टीम से मुझे एक बॉलिंग शॉट लग रही है, मुझे भी लग रहा है एक बॉलर कम है और लियाम लिविंगस्टन को मैं ऐसा ऑलराउंडर भी इतना कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहीं से भी अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जितने भी ऑप्शन हैं कोई भी ऑलराउंडर नहीं है। अगर हसरंगा नंबर 6 पे मिलता है मुझे, अगर नंबर 6 पे मिलता है हसरंगा एज ए बैटिंग ऑलराउंडर मिल जाता है, तो उस केस में मेरे पास एक ऑप्शन बच जाता है कि डीके की जगह हसरंगा को ही कंसिडर कर लिया जाए और एक एक्स्ट्रा बैट्समैन में यहाँ से एक एक्स्ट्रा बॉलर में उस केस में पंजाब किंग्स का अपनी टीम में रख पाऊंगा। फिलहाल के लिए ये टीम है, लेकिन ये बिल्कुल भी फाइनल टीम नहीं है। और एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, जिसका भी लॉस होता है या हुआ वो कवर करने के लिए बहुत अच्छा है। अभी यही कल ही मैंने वापस से स्टार्ट किया एक्सचेंज 22 में, कल मैंने ये 2 मैच खेले थे और छोटी सी बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट डाल के मैं कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सुबह ये वाला मैच जो है 3-4 बजे के आसपास स्टार्ट हो गया था, इसमें मैंने यहाँ पे कितने 1200 रुपये, हाँ 50 शेयर, क्योंकि 50 ही लेने का मैक्सिमम लिमिट थी, टॉस हो चुका था जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद पूरा प्रॉफिट आया मेरे पास 850 का, मेरे पे यहाँ पे प्रॉफिट आया। फ़हीमा खातून पे मुझे लॉस आया, बट मेरा टोटल 850 का प्रॉफिट आ गया था छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट के साथ। ये अभी मैं ट्रायल फेज में रख रहा हूँ, इसके धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। वहीं सेम कल के मैचेस में मैंने आईपीएल के मैच में ये ट्रेडिंग करी थी, श्रेयस अय्यर, सुनील नारायण, रविंद्र जडेजा, इन तीनों पे ट्रेडिंग करी थी और 1000 का प्रॉफिट निकल के आया छोटा सा। अभी आप जरूर देख रहे हैं कि अमाउंट बहुत छोटा है, लेकिन ये मैं सिर्फ आपको समझाते हुए लेके चल रहा हूँ, जो मेरी पर्सनल होल्डिंग होगी वो इससे काफ़ी ज़्यादा होंगी। ओके, नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही, धीरे धीरे मैं आपको बताते जाऊँगा क्या करना है। पहले जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको ऑलरेडी पता है। फाइनल टेलीग्राम, गुड बाय, बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।